Hello everyone, welcome you all in my next video lecture at Fayol's Principles of Management. Okay, in this Principles of Management, I am going to cover the important principles of management which is driven by Fayol. Fayol ने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, और हमारा चौथा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? चौथा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, सो एज यू कैन सी हियर दैट यूनिटी ऑफ कमांड स्टैंड्स फॉर एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर from only one superior in order to avoid confusion regarding which manager's order to execute first। एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेना चाहिए ताकि आगे चल के कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि किस का ऑर्डर या किस मैनेजर का ऑर्डर हमको पहले एग्जीक्यूट करना है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। अगर मैं बात करूं कि तीन मैनेजर्स हैं, ए बी और सी, ठीक है। तीन मैनेजर हैं, क्लियरली विजिबल है आपको, और चार एम्प्लॉयज हैं, 1 2 3 और 4 एम्प्लॉयज हैं। ये जो चार एम्प्लॉयज हैं, तो अब आप एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे समझिए कि जैसे मैनेजर ए है, ए ने 2 को भी इंस्ट्रक्शन दिया, 1 को भी इंस्ट्रक्शन दिया, 3 को भी इंस्ट्रक्शन दिया और 4 को भी इंस्ट्रक्शन दिया। तो यहाँ पे जब तक ए ने इंस्ट्रक्शन दिया था तब तक तो सारी चीज़ें वेल एंड गुड थी, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि फिर बी ने भी इंस्ट्रक्ट किया 1 को, बी ने इंस्ट्रक्ट किया 2 को, बी ने इंस्ट्रक्ट किया 3 को, बी ने इंस्ट्रक्ट किया 4 को। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, लेकिन तभी एक मैनेजर था सी, उसने सोचा जब ए और बी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो मैं भी क्यों इंस्ट्रक्ट करूँ, तो सी को लगा कि उसे भी इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। सी ने इंस्ट्रक्ट किया 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को। अब आप कंप्लीटली यहाँ पे देख सकते हो कि क्या सिचुएशन अराइज हुई। सिचुएशन कुछ ऐसी अराइज हुई कि तीनों मैनेजर ने मिलकर चारों एम्प्लॉयज़ को तीनों मैनेजर्स मिलकर चारों एम्प्लॉयज़ को 3 अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन दिए होंगे या 3 अलग अलग तरह के ऑर्डर्स दिए होंगे। तो ये जो 3 अलग अलग तरह के ऑर्डर्स उनको मिले होंगे, तो क्या आपको लगता है क्या चारों एम्प्लॉयज़ इतने एफिशिएंट होंगे कि वो जो है तीनों मैनेजर का वर्क कर लें? डेफिनेटली वो इतने एफिशिएंट नहीं होंगे। तो इस तरीके की कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फ्योल ने इंसिस्ट किया है कि एक मैनेजर, जैसे मैं सपोज करूँ कि ए मेरा एक मैनेजर है, तो वही केवल जो है ऑर्डर देगा 1 को, 2 को, 3 को और 4 को। दैट मीन्स ए विल बी रेस्पॉन्सिबल टू गिव ऑर्डर to his subordinates, that is 1 2 3 and 4। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा? इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि इजीली 1 2 और 3 और 4 को पता है कि उनको किसका ऑर्डर मानना है, उनको केवल ए का ही ऑर्डर मानना है। लेकिन इसके ऊपर के केस में क्या था कि 1 2 और 3 और 4 जो है चारों के चारों एम्प्लॉयज कंफ्यूज थे कि वो तीनों मैनेजर में से किसका ऑर्डर पहले माने, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस सिनेरियो एंड टू इंसिस्ट ऑन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए और इस सिनेरियो पे इंसिस्ट करने के लिए जो है यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। ओके, सो आई होप सो दैट विद दिस एग्जांपल योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अबाउट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब जब हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला मेरिट यही है कि नो कन्फ्यूज़न इन माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट्स के माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि उनको किस सुपीरियर से क्या ऑर्डर्स लेने हैं या उनको किस सुपीरियर से ऑर्डर लेना है, अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट है नो ईगो क्लैसेस, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके का कोई भी ईगो क्लैश किसी भी मैनेजर्स के बीच में, मतलब 2 मैनेजर्स के बीच में कोई भी ईगो क्लैश नहीं होगा। अगर वो अपने डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देंगे तो डेफिनेटली उनके डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स ही उसके मतलब उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी ईगो क्लैश नहीं होगा। अब देखिए, अगर हम बात करें कि अगर हम इस यूनिटी ऑफ कमांड को यूज़ नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो तब क्या डिमेरिट्स होंगे? तो पहला होगा कंफ्यूजन इन माइंड ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी हमने देखा था जिसमें 3 मैनेजर थे, ए बी और सी, और 4 एम्प्लॉयज़ थे 1 2 3 एंड 4। तो वहाँ पे तीनों मैनेजर मिल के 4 एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे रहे थे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जो 1 2 3 4 मतलब जो सबऑर्डिनेट्स हैं क्या होंगे, वो कंफ्यूज रहेंगे कि वो किसका वर्क पहले करें, वो किस मैनेजर के ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट करें।
नेक्स्ट इज इको क्लासेस बिटवीन सुपीरियर्स, जो भी सुपीरियर्स होंगे जैसे ए बी सी तीनों जो है अलग अलग ऑर्डर्स दिए और सेम एम्प्लॉयज़ को दिए। जैसे एम्प्लॉय 1 को ए ने भी ऑर्डर दिया, बी ने भी दिया और सी ने भी दिया। सपोज दैट 1 ने क्या किया कि उसने ए और बी के ऑर्डर को एग्जीक्यूट ना करके सबसे पहले सी का ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, यहाँ पे ए और बी का जो है वो सी के साथ ईगो क्लैश हो जाएगा। मतलब ए और बी ये समझेंगे कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको जो है सबऑर्डिनेट कुछ समझ नहीं रहा है। तो क्या है, सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे सबऑर्डिनेट को भी एक चांस मिल जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का। भागने का मतलब कि वो क्लियरली एक छोटा सा एक्सक्यूज देगा कि मैं जो है इनका नहीं इन मैनेजर सर का वर्क कर रहा था, तो इसलिए मैं आज जो है आपका वर्क नहीं कर सका। जैसे सपोज दैट ए ने केवल सी मैनेजर का वर्क किया, ए और बी का मैनेजर का वर्क नहीं किया, तो यहाँ पे जब बी मैनेजर ने पूछा कि भाई मेरा वर्क तुमने क्यों नहीं किया, तो सी इजिली एस्केप कर जाएगा कि मैं सी मैनेजर का वर्क कर रहा था इसलिए मैं आपका वर्क नहीं कर पाया। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनको इजिली लूप होल्स मिल जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पाने में। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल देखिए किसी भी किसी भी प्रिंसिपल को समझने के लिए एग्जाम्पल जो है यू कैन से दैट इट इज़ अ पेनेसिया। ठीक है, आराम बात है, आप ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप जो है प्रिंसिपल भी समझ जाओगे। अब जैसे एग्जाम्पल इसका समझिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा है कि भाई हमको जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है, वहीं सेल्स मैनेजर बोल रहा है प्रोडक्शन कम करो, क्वालिटी पे फोकस करो। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या कहा कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, और सेल्स मैनेजर ने क्या कहा कि प्रोडक्शन कम करो, क्वालिटी पे फोकस करो। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन वाले एम्प्लॉयज़ होंगे वो क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, क्योंकि उनको प्रोडक्शन मैनेजर का भी ऑर्डर मिला है प्रोडक्शन बढ़ाने का, और वहीं उनको सेल्स मैनेजर का ऑर्डर मिला प्रोडक्शन को कम करने का और क्वालिटी पे फोकस करने का। तो यहाँ पे वो टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, ओके, सो टू अवॉइड दीज टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, what Henry Fayol has suggested to apply unity of command in each and every business organization. Okay, so with this this topic is over. Now moving forward, the next principle of management is unity of direction. Okay, so अब next मेरा क्या है, next है मेरा unity of डायरेक्शन। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड इसके पहले हमने देखा था, अब हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की। ये भी अगर आप समझिए तो ये भी बहुत ही छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सीधा कहता है द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स मस्ट बी डायरेक्टेड। जितने भी मेंबर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी के एफर्ट्स को, मतलब वो जो भी वर्क कर रहे हैं उन सभी के टोटल एफर्ट्स को मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। मतलब क्या है कि उन सभी के एफर्ट्स को आप इस तरीके से डायरेक्ट करिए, इस तरीके से उनको बोल्ड करिए, मतलब इस तरफ लेके जाइए कि वो सभी एफर्ट्स मिलके क्या करें, कंपनी का जो कॉमन गोल है उसको अचीव कर लें, जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसको अचीव कर लें। बेसिकली इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है 1 यूनिट 1 प्लान। मतलब कि कंपनी को एक यूनिट की तरह जो है वर्क करना चाहिए और एक प्लान पे वर्क करना चाहिए। 1 यूनिट क्या है, जैसे अगर कोई भी एक कंपनी है उसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लूँ तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वेरियस डिपार्टमेंट्स होंगे। एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बात करूं तो बिस्किट बनाने के लिए जो है सेपरेट, मतलब बिस्किट बनाने से लेके उसको सेल आउट करने तक, उसका एडवर्टाइजिंग से लेके जो है फाइनेंस के प्रोक्योरमेंट तक डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होंगे। जैसे परचेज डिपार्टमेंट होगा फॉर परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा फॉर प्रोडक्शन, सेल्स होगा फॉर मेकिंग सेल्स ऑफ द बिस्किट, एडवर्टाइजिंग होगा फॉर एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस। तो इन पांचों डिपार्टमेंट्स का एक, मतलब इन पांचों डिपार्टमेंट्स को अलग अलग बॉडीज बन के नहीं, एक बॉडी बन के, एक यूनिट बन के वर्क करना चाहिए, कि ताकि इनका जो कंबाइंड एफर्ट आए, इन पांचों का जो कंबाइंड एफर्ट आए, पांचों की कंबाइंड एफर्ट से मिलके कंपनी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करे। दैट इज राइट, इज मेंशन हियर 1 यूनिट 1 प्लान। कंपनी को एक यूनिट की तरह वर्क करना
चाहिए और एक प्लान पे वर्क करना चाहिए, एंड दैट प्लान इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद इट्स मेरिट। अब मेरिट समझिए, अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर पूरा का पूरा मेरा कंपनी एक यूनिट की तरह, एक टीम की तरह अगर वर्क कर रहा है, तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, हम अपने गोल को अचीव कर जाएंगे, हम डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर जाएंगे। आप यूँ समझिए, अगर आप कंसंट्रेट होके अपने सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एट द एंड क्या होगा, जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो आप उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओगे। ऐसे समझो आप, ठीक है, कि आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि लॉकडाउन है या जो भी है, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो है अगर अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड कर लेता हूँ, 5 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बना लूँगा, तो एट द एंड ऑफ द डे या एट द टाइम ऑफ द बोर्ड एग्जाम, I'm damn sure that I'm going to achieve my goal, that is I'm going to pass my exam with good marks. Okay, यहाँ पे फिर अब इसका दूसरा मेरिट क्या होगा, दूसरा मेरिट होगा लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्स समझिए कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज कम होगा। वेस्टेज क्यों कम होगा, क्योंकि जब सारी की सारी टीम, मतलब जितने भी आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक टीम की तरह अगर वर्क करेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्स नहीं होगा या कम होगा। अब बात करते हैं डिमेरिट्स की। डिमेरिट मतलब कि अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को किसी एक कंपनी में यूज़ ना करें, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ ना करें, तो क्या क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं। पहला डिमेरिट आएगा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब फ्री हैंड होकर काम करेंगे। परचेज मतलब केवल परचेज करे जाएगा, प्रोडक्शन केवल और केवल प्रोडक्शन किए जाएगा बिना इसके थिंकिंग के, विदाउट अ सेकेंड थॉट कि मतलब जो भी प्रोडक्शन उसने किया है वो सेल आउट हो रहा है या सेल आउट नहीं हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो क्या आपका कंपनी अच्छे से रन कर पाएगा, डेफिनेटली अच्छे से रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट है आपका वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। आप जो भी एफर्ट्स लगाओगे, जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे, वो सभी वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट कैसे होंगे, जैसे कि आप किसी एक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और दूसरे पे आप फोकस ही नहीं कर रहे, तो क्या होगा कि आप जिस पे फोकस कर रहे हो तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन आप जिस पे फोकस नहीं करोगे वहाँ पे क्या होगा, वो आपका अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और आपका एक यूनिट अगर ख़राब हो गया, अगर आपका एक यू कैन से दैट डिपार्टमेंट खराब हो गया, तो आपका पूरा का पूरा कंपनी बैठ जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, अगर सेल्स डिपार्टमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल्स डिपार्टमेंट, अगर सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं पा रहा है, सेल इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, तो आपका प्रोडक्शन भले ही बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे, लेकिन जब वो सेल्स डिपार्टमेंट अपने टारगेट को मीट ही नहीं कर पाएगा, तो एट द एंड क्या होगा, आपके पास यू कैन से दैट अनडिजायर्ड इन्वेंट्री बन जाएगा, और जिससे जो है आपको फ्यूचर में लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डेफिनेटली जब सारा डिपार्टमेंट अपने अपने लिए काम करेगा, कोई कॉमन गोल नहीं होगा, तो सब केवल अपना इंडिविजुअल बेनिफिट देखेंगे, जिसकी वजह से कभी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो पाएगा। Okay, so I think so that with this I'm going with the unity of direction. Moving forward with the next principle of management, that is subordination of individual interest into general interest. Okay, so talking about subordination of individual interest to general interest. तो जब हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट जब देख रहे हो ये टॉपिक, तो अब आप कहोगे सर इतना बड़ा प्रिंसिपल भी होता है। देखो यहाँ पे आप समझो कि प्रिंसिपल, तो मैं मानता हूँ प्रिंसिपल की हेडिंग बहुत बड़ी है, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे एक बहुत फेमस कहावत है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो मतलब नाम तो इसका बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत छोटा है। तो मीनिंग आप समझिए, मीनिंग छोटा है लेकिन मोटा है, होती है ना छोटी छोटी मतलब मगर मोटी बातें। कभी एक बहुत फेमस सीरियल में आता था, जो सीरियल का नाम अगर आपको याद है तो आप बताइए, जिसका ये पार्ट था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, तो वही है कि इस प्रिंसिपल की छोटी बात है लेकिन बहुत मोटी बात है, बहुत यू कैन से दैट बहुत ही यूजफुल बात है। ठीक है, अब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। ये कहते हैं द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट supersede, you can say that must supersede, yeah, what happens here, must supersede the interest of individuals or employees,
मतलब समझिए कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, वो सुपरसीड होगा, उसको प्रीफर किया जाएगा, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी किस पे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। मतलब इंडिविजुअल्स पे जो है या फिर एम्प्लॉयज़ पे जो है किसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। यहाँ पे समझिए द इंडिविजुअल्स विल बी एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर्स। एक इंडिविजुअल तभी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा या उसको अटेन कर पाएगा जब ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉस्पर कर रहा है, फल फूल रहा है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। अब इसको आप और डिटेल में समझिए। देखिए वर्ड बाय वर्ड मैं इसलिए भी इसमें काफ़ी हिंदी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आप इसको खुद से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए अब इसमें थोड़ा सा जो है हमको फोकस करने की चीज़ है। फोकस करने की चीज़ क्या है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। अब एग्जांपल समझिए, जैसे हम जानते हैं कि आजकल जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो पैंडेमिक की सिचुएशन में ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो बंद हो रही हैं या जो बंद होने के कगार पे हैं। जो बंद हो गई वो तो आउट ऑफ बिजनेस हो गई, लेकिन जो बंद होने की कगार पे हैं, मतलब जो अभी चल रही हैं लेकिन आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि ये भी कंपनीज बंद हो जाए, तो ऐसी कंपनीज की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे उनका रोल क्या होता है उससे हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयज़ का रोल क्या होगा, ऐसे एम्प्लॉयज़ का रोल यही होगा कि वो इस पैंडेमिक की सिचुएशन में, देखिए ये पैंडेमिक जो आई है ये केवल एक इंडिविजुअल पे ही नहीं, तमाम कंपनियों पे भी ये एक प्रेशर बन गया, ये एक चैलेंज बन गया है। इसमें बहुत सारे कंपनी से टूट गए और कुछ टूटने के कगार पे पहुंच गए। तो जो टूटने के कगार पे हैं, जो रैन डाउन होने के कगार पे हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट करें, कंपनी के मैनेजर्स के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट करें कि ताकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी कंपनी क्या हो, अपना बिजनेस को ग्रो करे। अब जैसे अब सपोज करके चलिए कि मान लीजिए कि मैं जो है XYZ कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो XYZ कंपनी जो है तो उसने क्या कर रखा है, उसने यू कैन से दैट बिस्किट प्रोडक्शन का काम जो है कर रखा है, लेकिन पैंडेमिक में क्या हुआ कि उसमें भी ताला लग गया। तो यहाँ पे अगर मतलब कंपनी ऑलरेडी बंद है, अब यहाँ पे उसका जो एम्प्लॉय है वो कहे कि मुझे प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट चाहिए ही चाहिए, मुझे 50% इंक्रीमेंट चाहिए क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा वर्क किया। डेफिनेटली उसका भी कहना सही है, उस एम्प्लॉय का भी कहना सही है कि उसने वर्क किया है, उसको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उसे ये भी सोचना होगा कि कंपनी की हालत सही नहीं है, तो यहाँ पे कंपनी उसको कैसे पे करती है, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी और आप जो है टेक्निकली इसको समझिए, थोड़ा सा और मॉरली समझिए, थोड़ा सा एथिकली समझिए कि क्या अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो क्या वो शेयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देगी, क्या वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसलिए जब कभी भी कंपनी की हालत ख़राब हो, आप समझिए फेयोल का क्या कहना है, फेयोल का कहना है जब कभी भी कंपनी की हालत ख़राब हो तो उसके एम्प्लॉयज़ को अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव साइड में रख के कंपनी के ऑब्जेक्टिव को के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉस्पर करेगी, ग्रो करेगी, तो कंपनी भी जो है उनको एट द एंड पे करेगी। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू जनरल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं मेरिट्स की इसकी। तो पहला मेरिट क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब जो कंपनी का गोल है वो अचीव करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा वहाँ पे इंडिविजुअल जो है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को छोड़ के कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करेगा, और जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो कंपनी भी अपने गोल को इजीली अचीव कर जाएगी। दूसरा कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन होगा किसके बीच में, इंडिविजुअल और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बीच में, मतलब दोनों जो है साथ साथ चलेंगे। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो इंडिविजुअल जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा, अगर कंपनी लॉस में है तो थोड़ा एक टाइम के लिए जो है एम्प्लॉय पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि आने वाले फ्यूचर में जो है कंपनी जैसे ही रिकवर करेगी एम्प्लॉय भी रिकवर कर जाएगा।
अब इसकी डिमांड समझिए। डिमांड क्या है? नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर सभी इंडिविजुअल अपने ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने पे आ जाए तो कंपनी का क्या होगा? कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएगी, कंपनी रैन डाउन हो जाएगी, और कंपनी रैन डाउन हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। नेक्स्ट है, इवन एम्प्लॉयज विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन। डेफिनेटली अगर एम्प्लॉयज़ जो है कंपनी के बेनिफिट के बारे में पहले नहीं सोच के अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे तो माइट भी पॉसिबल आने वाले समय में एम्प्लॉयज़ को भी जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो जाएगी तो वो जॉबलेस हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। Okay, so with this I am taking a pause here. I think so that in this lecture I have cleared all your doubts related to the unity of command, unity of direction and subordination of individual interest into general interest. Okay, अब next लेक्चर में हम आगे के 3 या 4 प्रिंसिपल जितने हो सकते हैं उतने मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है, सो आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतनी बार वीडियोस को रिपीट करके देखिए, जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी बार आप कुछ नया सीखोगे। ओके, सो विद दिस मैसेज आई टेक अ पॉज हियर। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।